डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। फोर्स एंड मोशन का ये चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू आर राइडिंग ऑन अ ट्रेन दैट स्पीड्स पास्ट अनदर ट्रेन moving in the same direction on an adjacent track, it appears that the other train is moving backward. Why? ये गाड़ी में भी अक्सर हो जाता है, ट्रेन में ज़रा ज़्यादा विजिबल होता है ये इवेंट। क्या आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपके साथ वाली जो गाड़ी है या ट्रेन है वो पीछे की तरफ जा रही है? तो इसकी बेसिक रीज़न ये है कि ये रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। रिलेटिव मोशन क्या चीज़ है कि जब आप सपोज ट्रेन में जा रहे हैं तो आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से मूव कर रहे हैं और आपकी स्पीड अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से बनेगी। अगर उनमें से ही कोई और चीज़ भी मूव कर रही हो तो अब आपकी रिलेटिव मोशन जो चीज़ें बाहर रेस्ट पे हैं उनके लिहाज से कुछ और होगी और जो मूव कर रही है उसके लिहाज से कुछ और होगी। तो इसी तरह एक ट्रेन गुजरते हुए दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, जैसे गाड़ियां ओवरटेक करती हैं। तो फिर जब ये बिल्कुल उसके साथ से गुजर रही होगी तो पैसेंजर जब देखेगा दूसरी ट्रेन की तरफ जो पीछे की तरफ रह रही है तो उसको ऐसा लगेगा कि उसकी ट्रेन रुकी हुई है जिसमें वो बैठा है और दूसरी ट्रेन पीछे की तरफ चल रही है। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आंसर में लिखा है, इफ यू आर मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी you will interpret this as being at rest. Since you are moving forward faster than the other train is moving backward relative to you. Question number 2 है, can the velocity of a body reverse the direction when acceleration is constant? If you think so, give an example. बिल्कुल ऐसा हो जाता है, yes it can be possible। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उस वक्त भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करती है। जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद रुक के वापस आना शुरू कर देता है तब भी जी की वैल्यू नीचे की तरफ ही एक्ट करती है। तो उसमें रिवर्स हो गई उसकी डायरेक्शन। पहले वो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा था और सेकेंड फेज में वो फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऊपर की तरफ जाते हुए भी जी की वैल्यू डाउनवर्ड ही है, यानी कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है जी का। और जब ऑब्जेक्ट जो आपने थ्रो किया है वो नीचे आ रहा है तो फिर तब भी जी की वैल्यू जो है वो 9.8 ही है, कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, वो नीचे ही है। तो एक्सेलरेशन इसमें देखें कांस्टेंट है ये, और वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है। पहले वेलोसिटी अपवर्ड थी फिर वेलोसिटी डाउनवर्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन यू स्टैंड स्टिल ऑन द ग्राउंड हाउ लार्ज अ फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन यू? व्हाई डजंट दिस फोर्स मेक यू राइज अप इनटू द एयर? जब आप रेस्ट पे हैं तो आपके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्सेस का सम जीरो है, जिसको हम कहते हैं कि नेट फोर्स जीरो होगी आपके ऊपर। जितनी फोर्स वेट की शक्ल में आप डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं उतना ही जमीन का, अर्थ का जो रिएक्शन है या रिएक्शनल फोर्स है वो वापस ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। तो इन दोनों का सम आपके ऊपर जीरो हो जाएगा एंड यू डोंट एक्सेलरेट। लेकिन अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा के, जैसे उछलता है कोई बच्चा ज़मीन से, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए वो एक्सेलरेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, a man standing on the top of a tower throws a ball vertically up with certain velocity. He also throws another ball vertically down with the same speed. Neglecting air resistance, which ball will hit the ground with higher speed? देखें, एक बॉल को उसने ऊपर थ्रो किया, दूसरी बॉल को नीचे थ्रो किया। आंसर हमने ये लिखा है कि both the balls hit the ground with same speed because the ball which is thrown vertically up with velocity v
जो v वेलोसिटी से ऊपर फेंकी है विल हैव सेम वेलोसिटी v जब वो वापस पहुंचेगी उस पोजीशन पे जहां से उसको थ्रो किया था। तो दोनों बॉल्स की वेलोसिटी जमीन को टच करते हुए सेम रहेगी। इसको हम देखें यहाँ पे अब डायग्राम की शक्ल में जो है वो शो करते हैं कि सपोज ये हमारे पास टावर है जिसके ऊपर से एक बॉल को नीचे थ्रो किया। सपोज इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरी बॉल को एट द सेम टाइम ऊपर थ्रो किया। 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसकी वेलोसिटी यहाँ से बढ़ना शुरू हुई और ये ज़मीन से जाके सपोज जो भी वेलोसिटी है उससे जाके ये टकराई कुछ देर के बाद। तो इसकी वेलोसिटी थी सपोज 20, टकराते हुए बढ़ती गई। जो बॉल आपने ऊपर थ्रो की है इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और एक पोजीशन पे जाके इसकी ये 5 वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर ये 0 से दोबारा वेलोसिटी गेन करनी शुरू करेगी और जब इस लेवल पे पहुंचेगी, इसी लेवल पे जहां से दोनों को थ्रो किया था, यहाँ इसकी वेलोसिटी दोबारा 5 हो जाएगी। तो टाइम का फर्क आएगा, ये पहले ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे आएगी, लेकिन ये भी आके टकराएगी ग्राउंड से 20 के साथ। ये हमारी अपनी एग्जांपल है। तो इस तरह होपफुली आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द क्रिकेट कोच एक्सप्लेन्स दैट द फॉलो थ्रू with the shot will make the ball travel a greater distance. Explain the reasoning in terms of the impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem ये नीचे आपका इसका फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है F इंटू डेल टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम MVF माइनस MVF। फॉलो थ्रू कहते हैं कि उसी के साथ साथ बैट को घुमाया जाए। द बैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो उस पर उसे फिर फोर्स कम लगानी पड़ेगी। जब टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो उसमें फॉलो थ्रू में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इस तरह से काम करेगा कि चेंज इन मोमेंटम उसका सेम रहेगा। इन ऑर्डर टू इम्पार्ट मोर मोमेंटम इनटू द बॉल so that the ball travels greater distance, a greater impulse is needed, which is achieved by longer time of contact between bat and ball. ये उसकी रीजन। इसी तरह यही क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि कैच करते हुए भी कोच यही कहता है कि फॉलो थ्रू करें, बॉल के साथ फॉलो करें। जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है हाथों को उसी डायरेक्शन में पीछे लेके जाते रहें ताकि ये जो डेल टी टाइम है ये बढ़ता चला जाए और बॉल की जो फोर्स है वो आपके हाथ पे कम इम्पैक्ट करे। अदरवाइज वो इम्पैक्ट करके बॉल हाथ से छूट भी सकती है और कैच ड्रॉप भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन यू रिलीज एन इन्फ्लेटेड बट अनटाइड बैलून व्हाई डज इट फ्लाई अक्रॉस द रूम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों तरह से इसका आंसर दे सकते हैं कि जब उसमें से एयर बाहर निकलती है तो एयर का मोमेंटम एक डायरेक्शन में होता है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक दूसरी डायरेक्शन में बैलून अपना मोमेंटम लेके ट्रेवल करता है। तो आसान आंसर है इसका, कोई मुश्किल आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है मॉडर्न कार्स आर नॉट रिजिड but are designed to have crumple zones, irregular folds that collapse upon impact. जब एक्सीडेंट होता है तो वो कोलैप्स हो जाते हैं ये क्रम्पल जोन्स। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द न्यू डिजाइन। तो पहले तो आप इसको डिजाइन को समझ लें। ये जो नई गाड़ियां नए मॉडल्स आ रहे होते हैं इनमें आपने इस तरह से कट्स डले हुए देखे होंगे
उनकी बॉडी के ऊपर, आगे बोनट के ऊपर खास तौर पे यूं कट्स डले हुए होते हैं। तो वो थोड़ा सा उभार आया हुआ होता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको वो उभार आया हुआ नज़र आएगा। जैसे नई जो हुंडा सिविक का मॉडल है उसमें आप बोनट पे देखें तो आपको उभार सा आया हुआ होगा, इसको क्रम्पल जोन कहते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक सादा सा कागज़ ले लें और उसमें इस तरह के क्रम्पल जोन्स बना लें। जैसे आप उसको एक फोल्ड करते हैं, फिर दूसरा फोल्ड करते हैं, फिर तीसरा फोल्ड करते हैं, ऐसे आप इसको खोल लें दोबारा। तो अब उन फोल्ड्स के अंदर जो है वो एक टेंशन आ जाती है। तो जब आप उसको दोबारा पेज को इसको अपने हाथों में इस तरह से इरेगुलर बंद करना चाहें अचानक जैसे, तो वो जोन्स जो हैं, ये वाले जोन्स, ये रिएक्ट करते हैं उसको वापस, और कुछ एनर्जी यहाँ पे क्रम्पल जोन में एक्सीडेंटल कोलिजन की ज़ाया हो जाती है, जो फ़ायदेमंद है अंदर बैठे हुए लोगों के लिए, क्योंकि जितनी एनर्जी और फोर्स बाहर इन जोन्स में लग जाएगी उतनी कम एनर्जी एक्सीडेंट की सूरत में अंदर लोगों के ऊपर एक्ट करेगी। तो इससे इम्पल्स का भी फायदा होता है कि इम्पल्स में ये टाइम गेन कर लेते हैं क्रम्पल जोन्स। तो जितना टाइम ज़्यादा होगा, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा क्रम्पल जोन पे एनर्जी को एक्सर्ट होने में और फोर्स को एक्सर्ट होने में, उतनी फोर्स कम अंदर की तरफ पैसेंजर्स के ऊपर जाएगी। क्रम्पल जोन्स वर्क बाय मैनेजिंग क्रैश एनर्जी एंड इंक्रीजिंग द टाइम ओवर विच द डिसेलरेशन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स deceleration occupants जो अंदर बैठे हुए हैं of the vehicle occurs while also preventing intrusion into और deformation, कि वो अंदर जो टूट फूट हो रही है पैसेंजर कैबिन की, वो कम एनर्जी उसमें पहुंचती है और बेटर प्रोटेक्ट हो जाते हैं वो लोग जो अंदर बैठे हुए हैं इंजरी से। तो मैंने पहले आपको ये सारी बात समझा दी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई we can hit a long sixer in a cricket match rather than if we toss a ball for ourselves. टॉस अ बॉल का मतलब ये होता है जैसे एक प्लेयर है, वो दूसरे को कहता है तुम गेंद उछालो, मैं इसको छक्का लगाता हूँ, वहीं खड़े खड़े साथ ही खड़ा हुआ। तो उसके मुकाबले में प्रॉपरली जब कोई बाउलर बॉल कराता है तो उसको छक्का लगाना आसान होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो मोशन है ये चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड कर रही होती है। चेंज इन मोमेंटम, पीछे एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन आया था कि एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 4 kg मीटर पर सेकंड है, तो उसकी चेंज कितनी आएगी, तो हमने बताया था कि इसकी चेंज -8 आएगी। माइनस का मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गई, देखें चेंज डबल हो गई। चेंज क्यों डबल हो रही है कि जब बॉलर फेंकेगा एक खास वेलोसिटी के साथ और बैट्समैन उसके अगेंस्ट सामने की तरफ उसको हिट लगाएगा या साइड पे भी हिट लगाएगा, तो मोमेंटम चेंज होगा और उसी की वेलोसिटी जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी, उसी की वेलोसिटी इस्तेमाल हो जाएगी 6 लगाने में। अदरवाइज सिंपल टॉस, बॉल को टॉस करके, यानी टॉस का मतलब होता है कि उछालें उसको, तो सिंपल आप बॉल को उछालें और उछाल के छक्का लगाने की कोशिश करें तो ये मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन व्हाइल ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली dropped a bomb when it was exactly above the target. The bomb missed the target, explain. तो वो चूंकि पैराबोलिक मोशन में है, तो अगर कोई एरोप्लेन, कोशिश करते हैं हम इसमें एरोप्लेन बनाने की, तो ये बॉम्ब उसी जगह पे ड्रॉप कर रहा है जहां नीचे उसके जो है वो टारगेट है। तो ये चूंकि पीछे से एरोप्लेन मूव करता हुआ आ रहा है, तो इसकी ये vx वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये इस बॉम्ब के पास भी है, इसके पास भी ये वेलोसिटी है। तो ये बॉम्ब इस वेलोसिटी की वजह से पैराबोलिक मोशन करेगा और यूं आगे की तरफ जाके गिरेगा। तो ड्यू टू x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, ये x डिस्टेंस कवर करेगा इस पोजीशन से जहां से इसको ड्रॉप किया गया। तो यहां से लेके और यहां तक ये x डिस्टेंस इसका आ गया।
Calculate the angle of projection for which kinetic energy at the summit is equal to 1/4 of its kinetic energy at point of projection. Summit कहते हैं उसके सबसे टॉप की पोजीशन. Summit ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी हो रही होती हैं, तो समिट कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है जिसमें तमाम मुल्कों के हेड्स, टॉप लीडरशिप जो है हिस्सा लेती है, तो समिट पोजीशन का मतलब है टॉप पोजीशन. तो काइनेटिक एनर्जी वो कह रहे हैं कि वहाँ पे 1/4 हो गई. तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट पे ये जाके 1/4 हो गई. तो हम इसको यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टॉप पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम ले लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, जो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट किया हाफ एम वी स्क्वायर. तो 1/4 इंटू 1/2 1/8 बन जाएगा. मैथ दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन रह जाएगी GH इक्वल्स टू 1/8 वी स्क्वायर. इसमें हाइट का फार्मूला पुट करते हैं, VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G. ये हाइट का फार्मूला है. यहाँ से G कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और VI स्क्वायर ये V स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया. तो अब आपके पास रह गया साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और नीचे जो है वो 2 है. 2 को ऊपर ले जाएं, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2/8 बन गया साइन स्क्वायर थीटा. तो सिंप्लीफाई करें 1/4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4. तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2. ये स्क्वायर नहीं रहेगा स्क्वायर रूट लेने के बाद. साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 और थीटा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज 30 डिग्री. यानी अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम 30 डिग्री पे जो है वो प्रोजेक्ट करें, तो उसकी जो हाइट है वो 4 टाइम्स लेस होगी एज कंपेयर टू उसके सॉरी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे 4 टाइम्स जो है वो लेस होगी एज कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट. डिस्कस. इसको दो तरीके हैं करने वाले, कि आप इसको इसके रिवर्स में भी कर सकते हैं, 45 डिग्री पुट करके रेंज और 4h में, तो आप इसको r इज इक्वल टू 4h प्रूव कर दें. या हम गिवन है इसमें r इज इक्वल टू 4h, तो शुरू से ही r इज इक्वल टू 4h लेके इसमें फार्मूले पुट कर. तो ये फार्मूला है, रेंज का फार्मूला है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा. ये जो 2 है ये स्क्वायर में है, मैं इधर डाल देता हूँ इसको, यहाँ नहीं है, 2 VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G और 4 VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G. तो 2 4 से कैंसिल कर दें, ये 2 रह गया. साइन 2 थीटा को ओपन कर लिया, VI स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो चुका है, इसको आप कैंसिल कर दें, VI स्क्वायर से कैंसिल. साइन 2 थीटा को आपने ओपन किया, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया. जी भी कैंसिल हो चुका है, नीचे सेम पोजीशन पे था. तो आपके पास सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन आ गई. 2 को 4 से कैंसिल किया तो 2 रह गया. 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब 2 भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. फिर साइन थीटा को भी आप कैंसिल कर दें इसके स्क्वायर से, दोनों तरफ सेम पोजीशन पे. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो इसको डिवाइड करें एक तरफ, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1 रह गया. साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा होता है, थीटा टेन इनवर्स ऑफ 1, और 1 वैल्यू होती है टेन थीटा में 45 डिग्री. तो इसका मतलब है कि r इज इक्वल टू 4h हो सकता है 45 डिग्री एंगल के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द एंगल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रेंजेस आर इक्वल. रेंज और हाइट दोनों इक्वल हो जाए, तो ये फार्मूले में आपने
पुट करना है। रेंज का फार्मूला वी आई स्क्वायर, इधर भी 2 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर में आएगा वी आई स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 काट दें, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी इक्वल्स टू, हाइट का फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। वी आई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जी से कैंसिल हो गया, और साइन 2 थीटा जो है ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो 2 है ये इसके साथ इधर आके मल्टीप्लाई होगा। जब साइन 2 थीटा को आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा। मैं एक स्टेप दरमियान में यहाँ पे कर देता हूँ आपको। साइन 2 थीटा को ओपन करें तो ये बन गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है वो है साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ये 2 इस 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 बन गया। ये देखिए 4 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन थीटा को आप स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये इक्वेशन आ गई। कॉस थीटा को इधर डिवाइड कर दें तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया। थीटा टेन इनवर्स ऑफ 4 76 डिग्री होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं ये भी आपको इसमें सॉल्व करनी पड़ेंगी, और कई बार सॉल्व करेंगे तब ये आपको समझ आएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।